कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि फर्म काम कर रही है, काम बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब जो पार्टनर्स के बीच आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रिलेशनशिप हैं वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ये कब कब होता है देखो, जैसे हमने पहले भी इसको करा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स कि जब भी कभी पार्टनर्स आपस में पुरानी रिलेशनशिप अपने ख़त्म करके, इकोनॉमिक रिलेशनशिप ख़त्म करके नए इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टनर्स चेंज नहीं होते, पार्टनर्स उतने ही रहते हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे सपोज़ 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते थे 1:1:1, लेकिन इन फ्यूचर दे वांट कि हम इक्वल शेयर की बजाय 2:1:1 शेयर रखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब पार्टनर्स वही रहेंगे ए बी सी, लेकिन पहले वो आपस में बराबर का रिलेशनशिप था, तीनों बराबर के पार्टनर थे, इक्वल पार्टनर थे, लेकिन अब फ्यूचर में वो चाहते हैं कि ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिले और बचा हुआ प्रॉफिट बी और सी में बराबर बटे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इस कंडीशन में उन्हीं पार्टनर्स के बीच में कुछ पार्टनर्स आपस में सेक्रीफाइस करेंगे, कोई पार्टनर इसमें गेन करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में भी बताया इसके कि जो है सपोज जैसे ए पार्टनर है और इसमें पार्टनर ने मान लो उन्होंने 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया और उनकी 1:1:13 मतलब तीनों की रेशो है, तो तीनों को 10-10 हज़ार रुपये मिलने थे अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज ना करें। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद उन्होंने जब 2:1:1 की रेशो कर ली तो क्या हुआ, वो 30,000 रुपये का प्रॉफिट चार पार्ट हो गए, 2 + 1 + 1, और उनके 4 पार्ट करके आधा पार्ट यानी 2/4 ए को मिल गया, यानी कि 15,000 रुपीज़ ए को मिल गए और बचे हुए जो 15,000 है वो बी और सी में बांट दिए गए, तो 7,500 ईच उन दोनों को मिला। अब इसमें क्या हुआ है कि ए को गेन हुआ और बी को और सी को लॉस हो रहा है। मीन्स फ्यूचर में जब भी कभी प्रॉफिट बटेगा तो ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिला करेगा और बी और सी को आज की अपेक्षा प्रॉफिट कम मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ए पार्टनर जो है गेन कर रहा है और बी और सी जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तब भी ऐसा ही होगा। क्यों, जैसे मान लो सपोज ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और वो दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:1। ठीक है, अब इसमें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या होगा कि ए और बी दोनों पार्टनर्स थे, 2 प्रॉफिट को वो शेयर करते थे, लेकिन कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ और उसके साथ भी इन्होंने कहा कि ठीक है आप भी इक्वल पार्टनर हो, या उन्होंने कोई भी रेशो कर दी कि हम आपको 1/4 शेयर दे देंगे और बाकी का हम दोनों इक्वल बांट लेंगे, तो मतलब उनकी कोई भी एडजस्टमेंट होते हुए उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया। अब सपोज यहाँ पर हम बात करें, फर्म को अगेन 30,000 का प्रॉफिट हुआ। अब अगर वो पार्टनर एडमिट ना होता तो ए और बी आपस में उस प्रॉफिट को बांटते तो दोनों को 15,000 ईच मिल जाता, क्योंकि मैंने क्या बताया, हम सपोज हमने किया है कि उनकी रेशो 1:1 थी, लेकिन उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट कर लिया और उसको कहा कि ठीक है हम आपको भी इक्वल शेयर देंगे। अब क्या होगा, वही 30,000 का प्रॉफिट ए बी और सी तीनों में बटेगा और 10,000 ईच लेंगे, है ना, 10-10 हज़ार रुपये तीनों बच्चे तीनों पार्टनर्स लेंगे। अब इसमें आप क्या देखेंगे, ए को पहले 15,000 मिलते अगर सी ना होता, लेकिन सी के आने से उसको 10,000 रुपीज़ मिले, तो इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया। सेम केस बी के साथ हुआ, बी को भी 15,000 पहले मिलते, लेकिन सी के आने के बाद 10,000 रुपीज़ मिलने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा और सी यहाँ पर गेन कर गया। क्यों, क्योंकि सी को इस फर्म में आने से पहले कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जब वो फर्म को ज्वाइन कर रहा है तो वो गेन कर रहा है। तो अब एडमिशन के केस में क्या हुआ कि जो नया पार्टनर आया वो गेन कर गया और जो पुराने पार्टनर्स थे, जो ऑलरेडी जिन्होंने फर्म को चला रखा था, मतलब उन्होंने जो थे फर्म में, उनको प्रॉफिट जो है मिला, वो दोनों सेक्रीफाइस कर गए। अब कई बार ऐसा भी होता है फर्म में, नॉर्मली तो होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो पुराने पार्टनर्स थे फर्म में, वो सेक्रीफाइस करते हैं और जो न्यू पार्टनर आता है वो गेन करता है।
लेकिन कई बार उनके आपस में जो एग्रीमेंट्स हैं वो ऐसे भी हो जाते हैं कि नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद भी नया पार्टनर तो गेन करेगा ही करेगा, कई बार पुराना पार्टनर भी सेक्रीफाइस करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पुराना पार्टनर भी गेन कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओल्ड पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करे और न्यू पार्टनर हमेशा गेन करे। कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड पार्टनर्स भी गेन करने लगते हैं, ठीक है, बट ऐसी कंडीशंस कम होती हैं। बट हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस चीज़ के प्रति जो है एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो मैं आगे आने वाली जो है क्लासेस में आपको बताऊंगी। तीसरा केस है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर है, ये दोनों सिमिलर से केस हैं। रिटायरमेंट में क्या होता है कि कोई पार्टनर अपनी मर्जी से, जैसे हमने पहले पढ़ा भी था, अपनी मर्जी से नोटिस देकर, अदर पार्टनर्स को नोटिस देकर फर्म को छोड़कर जा सकता है, ठीक है। अब जब फर्म को छोड़कर जाएगा तो अगेन यू विल सी कि प्रॉफिट्स पर फर्क पड़ेगा। अब प्रॉफिट्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर सेम हम एग्जांपल लेते हैं कि 3 पार्टनर्स थे और तीनों 1:1 की रेशो गेन करते थे, और जो है तीनों को 30,000 का प्रॉफिट हुआ तो तीनों ने 10-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट शेयर कर लिया। अब सपोज उसमें से ए पार्टनर कहता है कि मैं फर्म छोड़कर जा रहा हूँ, और ए ने रिटायरमेंट ले ली। अब ए के जाने से क्या हुआ, सपोज फिर से 30,000 का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो अगर अब ए के जाने से 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अगर ए होता तो तीनों में 10-10 हज़ार रुपये बढ़ते, लेकिन ए के जाने के बाद बी और सी में वो प्रॉफिट बांटा गया तो दोनों को 15-15 हज़ार रुपये मिले। तो इससे क्या हुआ कि जो जाने वाला पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर गया, और जो पार्टनर्स फर्म में जिन्होंने कंटिन्यू किया बिजनेस वो जो है गेन कर गए। तो इससे क्या हुआ कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं वो नॉर्मली मैं बोलूँगी इसमें गेन करते हैं, और आउटगोइंग पार्टनर जो छोड़कर जा रहा है बिजनेस वो नॉर्मली जो है क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। पर फिर अगेन वही बात है कि जाने के बाद कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पार्टनर्स कुछ इस तरह की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड कर लेते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर है कई बार उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट्स। और सेम केस जो रिटायरमेंट का है वही डेथ का केस है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो जिसकी डेथ हो गई अब उसको तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं, वो तो प्रॉफिट छोड़कर चला गया, ठीक है। बस फ़र्क इतना, रिटायरमेंट में उसने नोटिस देकर बिजनेस छोड़ा था, डेथ में उसकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि आफ्टर डेथ उसको बिजनेस छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे में भी वही सेम कंडीशन होगी कि जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे दे विल शेयर more profit as compared to the situation where they were sharing other amount of profit, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस हो, या एडमिशन का केस हो, या रिटायरमेंट का केस हो, या डेथ ऑफ अ पार्टनर का केस हो, सभी केसेस में पार्टनर्स के जो आपस के प्रॉफिट्स हैं वो इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि वन और मोर पार्टनर स्टार्ट टू गेन एंड वन और मोर पार्टनर स्टार्ट टू सेक्रीफाइस। तो इसका असर बहुत सारी चीज़ों पर पड़ता है। तो उसके लिए हमें जिस टाइम पर ये चेंज आता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें 1 बाय 1 करनी होती है। चलो अब हम देखते हैं कि हमें उस टाइम पर क्या क्या करना पड़ता है जब इस तरह का चेंज आया। तो देखो, व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन देयर इज़ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ठीक है। तो एक बार हम 1 बाय 1 करते चलते हैं कि देखो क्या क्या हमें इस टाइम पर काम करने पड़ते हैं। देखो सबसे पहला काम है कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, ठीक है। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, किसी भी फॉर्म में हो जाए, तो हमें सेक्रीफाइस और गेन का पता लगाना ज़रूरी होता है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन इस केस में गेन कर रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द गेनिंग पार्टनर एंड द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। ये हमें पता लगना बहुत ज़रूरी है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तीसरा होगा कि कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर, ठीक है। मतलब कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उस सेक्रीफाइस के बदले में गेनिंग पार्टनर से कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए, एंड दैट कंपनसेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ गुडविल,
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गुडविल एक्चुअली में क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो वो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस के प्रॉफिट की जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके बेस पर उन्होंने गुडविल निकाली, और गुडविल के बेस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उस गुडविल के की फॉर्म में उसे कुछ कंपनसेशन दी जाएगी बाय द गेनिंग पार्टनर। अब आपको मैं पहले भी ये बता चुकी, जिस पार्टनर को कुछ मिलना चाहिए वो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको फ्यूचर में वो सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन प्रेजेंट में इस कंडीशन में उसे कुछ दिया जाएगा बाय द गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में से डेबिट करके या वो एक्स्ट्रा कैश घर से ला कर दे या कुछ भी करे, जो भी पार्टनर गेन करेगा ही विल गिव सम अमाउंट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो एक तरह से क्या बन जाएगा कि जो गेनिंग पार्टनर है उसको लॉस होगा, तो इसका मतलब वो डेबिट होगा, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर एक स्टेप आगे और होगा कि उस वक्त जिस वक्त ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है उस वक्त क्या होगा कि जो पार्टनर्स हैं उनको रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ भी करनी पड़ेगी उस फर्म की, क्योंकि आपको पता है कि बुक्स जो फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो फर्म की बैलेंस शीट में होती हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की कुछ वैल्यू दी गई होती है, दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड बुक वैल्यू। ठीक है, और बुक वैल्यू में हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को आपने देखा होगा डेप्रिशिएट करके धीरे धीरे माइनस करते हैं, या किसी भी अपनी पुरानी वैल्यू पर हम उसको चलाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि जो फर्म की बुक वैल्यू है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मार्केट वैल्यू। मतलब जो एसेट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू पर वो चल रही हैं वो अगर उनको आज मार्केट में हम सेल करने लगें तो उनकी वैल्यू कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब क्योंकि फ्यूचर में सबके प्रॉफिट्स चेंज होने वाले हैं तो वो लोग नॉर्मली ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम अपनी सारी एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यू कर लेते हैं, यानी कि इनको हम चेंज करके अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो भी और घट गई है तो भी हम सारे उसमें चेंजेस करते हैं, और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को भी हम ओल्ड पार्टनर्स में, जो भी फर्म में अब तक जितने भी पार्टनर्स थे उन सब के बीच में डिवाइड कर देते हैं, ताकि उनकी पुरानी रेशो में डिवाइड कर देते हैं, ताकि आज तक उनके कारण जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में डिफरेंस आया है वो हमारा आज की दिन ही मीन्स जिस दिन उनका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उसी दिन वो रियल वैल्यू पर ला दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसमें होगा आपका डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी बिजनेस में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स में एज ड्राइंग्स या उनकी कैपिटल में ऐड नहीं किए जाते। ठीक है, ज़्यादातर जो बिजनेस हाउसेज हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसके कुछ पार्ट को डिफरेंट पर्पसेस से अपने बिजनेस में अलग अलग फंड के रूप में रोक कर रख लेते हैं। फंड आपने पढ़ा भी है कि फंड्स क्या होते हैं, जो किसी एक पर्पस को, विशेष पर्पस को जो है पूरा करने के लिए रख दिया जाता है, रिज़र्व रख दिया जाता है। तो अब वो रिज़र्व कहाँ से बने थे, वो रिज़र्व्स भी जो फर्म के पुराने पार्टनर्स थे उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को अपनी कैपिटल में ऐड करवाने की बजाय फर्म में रिज़र्व्स के रूप में रख दिया था। मीन्स अगर ये रिज़र्व ना होता तो वही चीज़ उनके पास एज प्रॉफिट चली जाती है ना। तो वो पार्टनर्स कई बार डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अब हम फ्यूचर में नए प्रॉफिट्स जो है रिजर्व्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे और हम पुराने प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को आपस में बांट लेते हैं। आपस में बांटने का मतलब देखो क्या है इसमें कि दे अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब कि जिन्होंने जो उस फर्म में इस रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो भी पार्टनर्स थे उन सब के बीच ये प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को बांट दिया जाएगा, अगर वो चाहें तो। ठीक है, तब बांटेंगे, नहीं तो नहीं। कई बार वो कहते हैं कि ठीक है नहीं हम बांटेंगे नहीं, तो देखिए फिर क्या ट्रीटमेंट होगा इसका
कि अगर वो कहते हैं कि हम बांटेंगे तो एक अलग ट्रीटमेंट होगा, और अदरवाइज अगर वो चाहते हैं कि हम इनको नहीं बांटना चाहते तो एडजस्ट द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स अमंग द पार्टनर्स in favor out of the capital of the gaining partner in favor of the sacrificing partner। अगर वो चाहते हैं कि हम जो है रिजर्व्स को नहीं बांटना चाहते तो हम उसमें से एक हिस्सा पार्टनर्स को एडजस्टमेंट करके वो भी करेंगे। फिर इसके बाद अगर पार्टनर्स चाहें तो हम उनकी कैपिटल को भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि आपको 1 बाय 1 करने हैं। हमने गुडविल कैलकुलेशन ऑलरेडी कर ली है और अब हम आगे इनकी फिर 1 बाय 1 एक एक स्टेप को हम करते जाएंगे, और इस तरह से ये आपका एक सॉलिड बेस बन जाएगा। अगर आपने इसमें बहुत कुछ चीज़ें, मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊंगी, अगर आप वो सब चीज़ों को ध्यान से कर लेते हैं तो आपका इतना अच्छा इसका सॉलिड बेस बन जाएगा कि आप आगे के कई टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर पाओगे।